हेलो हमारे बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, मैं एक सॉन्ग के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। जी हाँ, इस गाने के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो हमारी आँख से रिलेटेड है। और आँख के में जितने भी पार्ट्स अपना अपना योगदान देते हैं, उन पार्ट्स के बारे में बेहतरीन तरीके से डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी आँखों की उपयोगिता को समझते हैं कि हमारे आँख जो है हमारे शरीर में कितना अहम योगदान रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आँख जो है बाहर से जितना ही सिंपल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही जटिल है। वो काफ़ी जटिल है। उन जटिलताओं को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, कौन कौन से पार्ट मिलकर हमारी आँख को जो है वो सारी क्रियाएं जो देखने में मदद करती हैं, उन सभी बातों को मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, माना जाता है कि धरती पे जितने भी जीव जंतुएं हैं जो अपनी आंखों के मदद से किसी चीज़ को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी जीव जंतुओं के लिए जो हमारा आंख है वो आवश्यक अंग है। और ये प्रकृति का एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं ना। देखिए, सबसे बड़का एग्जाम्पल आपके सामने होगा। अगर आप शादी ब्याह या भोज में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि एक फोटो कैमरा वाला अपने हाथ में कैमरा लेकर चारों तरफ वो फोटो खींचते रहता है। तो जैसे कैमरा जो है वो अपना कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आंख जो है वो काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपने कैमरा को देखा होगा। कैमरा के ऊपर एक शटर लगी होती है। वो शटर क्या करता है, कैमरा के अंदर जो लेंस है उसको क्या करता है, वो उसकी सुरक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसी प्रकार जो हमारा आंख है, आंख के ऊपर ये देखते होंगे ये पलक ऊपर भी है, पलक नीचे भी है। तो जैसे कैमरा का जो शटर उसके लेंस को सुरक्षा दे रहा है, उसी तरह हमारे आंख का जो ऊपर नीचे पलकें हैं ये भी हमारे आंख के लेंस को क्या करती हैं, बाहरी आघातों से बचाती हैं। तो ये तो पलक समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार अब देखिए, जैसे कैमरा में लेंस होता है, हमारे आंखों में भी लेंस होता है। अब वो लेंस कैसा होता है, तो ये वीडियो में अंत तक देखते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाले हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जैसा फोटो कैमरा होता है उसी तरह हमारा आँख भी होता है। लेकिन उस फोटो कैमरा में और हमारे आँख में बस अंतर यही है कि फोटो कैमरा को चलाने के लिए फोटो कैमरा मैन होता है, लेकिन हमारे प्रकृति के द्वारा जो ये अद्भुत गिफ्ट है इसको चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ऊपर वाले ने भगवान वो कहाँ से न कहाँ से कौन सा ज्ञान लिए हुए हैं कि हमारे आँख को खुद ब खुद वो क्या करते हैं, चलते रहता है। और उस चलाने की क्रिया में बहुत सारे आँख में वो पार्ट्स अपना अपना योगदान देते हैं। तो उन पार्ट्स को तो ही समझना है कि इन आँखों को कैसे वो सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है। तो आइए सबसे पहले इस आँख के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं। जब तक आप आँख के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, उसके पार्ट को नहीं समझेंगे कि कौन सा पार्ट आँख में हमारे किस जगह पे होता है, तब तक आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए समझ जाते हैं। छोटी सी बातें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपरी वाली परत है, ये ऊपर वाली परत दिखाई दे रहा है ना। तो इन सबसे वाले जो ये सबसे ज़्यादा जो ऊपर वाली परत होती है वो एक प्रकार का श्वेत पटल होता है। क्या होता है, देखिए ये श्वेत पटल है। ये श्वेत पटल को ही हम लोग इंग्लिश में स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक। ये श्वेत पटल क्या होता है, तो यहाँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप मेरे आँख पे आइए। ये आँख में देख रहे होंगे जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये चमड़े का होता है। और ये आँख वाइट वाला जो सफ़ेद कलर का है उसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, जिसे इंग्लिश में स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ये आंख जो सफ़ेद वाला भाग है वो अपारदर्शी होता है, यानी इसके माध्यम से जो वस्तुएं का जो प्रतिबिंब है इसको पार नहीं कर पाता है। यानी व्हाइट वाला जो परत है वो एक प्रकार का कैसा परत है, अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी का मतलब जिसको आर पार न देखा जा सके। तो ये सफ़ेद वाला जो पार्ट है वो कैसा परत है, वो अपारदर्शी परत है, जिसको हम लोग श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब उसके नीचे आइए, श्वेत पटल के ठीक नीचे जो परत होती है, इस परत को हम लोग कार्निया कहते हैं। अक्सर अगर आपके घर में कोई बूढ़े दादा या दादी होंगे, या किसी का घर में कभी ज़्यादा बुजुर्गों का जब आँख खराब होता है, जब आँख दान देने की बात आती है, तो जो आँख दान में लोग देते हैं तो पूरा आँख दान में थोड़ी ना देते हैं। वो आँख दान में नहीं देते हैं। वो किस पार्ट को देते हैं, तो वो दान जो है वो कार्निया को देते हैं। अगर आप मरने से पहले अपनी आँखों को दान
में देना चाहते हैं तो आंखों का जो पार्ट दान में दिया जाता है उस पार्ट को हम लोग कार्निया बोलते हैं। तो ये ठीक हमारे सफ़ेद परत के ठीक नीचे वाला भाग, वो तो दिखाई नहीं देगा, तो ये जो सफ़ेद परत होता है इसके ठीक नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया कहते हैं। इतना बात समझ में आ रही है, इतना बात समझ में आ रही है। तो अब आइए अब पार्ट को जानते हैं। अब देखिए कोरोइड क्या होता है, तो ये जो आप श्वेत पटल देख रहे हैं ना, तो श्वेत पटल के ठीक बीच वाला भाग यानी कार्निया के ठीक बीच वाला भाग जो है उसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। और कोरोइड जो है आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग कहलाता है आइरिस, क्या कहेंगे, एक भाग कहलाता है आइरिस और दूसरा भाग कहलाता है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया, आइरिस क्या है, तो ये आइरिस का मेन काम क्या है, हमारी आंखों को रंग प्रदान करना। क्योंकि अक्सर लोगों को देखते होंगे किसी का आंख भूरा है, किसी का आंख काला है, किसी का आंख नीला है, यही तो देखते होंगे। तो वो आंख का जो रंग होता है वो आइरिस की वजह से कलरफुल होता है, याद रखिएगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है बहुत सारे बच्चों का जो है आंख एकदम नीला दिखाई देता है, तो ये भी तो समझ में आती है, तो वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो आइरिस की वजह से। और आइरिस मुख्यतः 3 कलर का होता है। तो इन सभी बातों को चर्चा करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझ जाते हैं। तो कोरोइड आगे चल के दो भागों में बट गया, एक आइरिस भाग में और एक सिलियरी मांसपेशिया। ये सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है, हमारे लेंस को पकड़े हुए है, हमारे जो आंख की जो लेंस है उसको क्या किया, दोनों तरफ से जकड़े हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब ये देखिए, आइए आपको लेंस दिखाई दे रहा है और ये लेंस जो है एक प्रकार का कैसा लेंस है, तो इसको याद रखिएगा, उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, याद रखिएगा। देखिए अब याद रखिएगा कि देखिए आप लेंस देख रहे हैं और रेटिना देख रहे हैं, तो लेंस और रेटिना के बीच में आपको एक जलीय द्रव दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, एक जलीय द्रव दिखाई देगा। इस जलीय द्रव को हम लोग एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। इस जलीय द्रव को जो हमारे आंख के ऊपर देखिए सफेद परत जो है उसके ऊपर देखेंगे कि हल्का चिकना चिकना द्रव होगा, उस द्रव को बोला जाता है एक्वस ह्यूमरस। और लेंस और रेटिना के बीच देखिए ये रेटिना पार्ट है, यही रेटिना पार्ट पर हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो इन सभी बातों को चर्चा करेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ जाइए। और देखिए लेंस और रेटिना के बीच में भी आपको कुछ द्रव दिखाई दे रहे होंगे, तो इस द्रव को हम लोग विट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। आंख के जो परत सफेद वाली जो परत है उस पर जो द्रव है उसको एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। और जो लेंस और रेटिना के बीच में जो जलीय द्रव है इसको हिंदी में कचाब्र द्रव बोलते हैं और इंग्लिश में विट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के लेंस के अंदर होते हुए रेटिना पर पड़ता है, तो ये रेटिना क्या करता है, उस प्रतिबिंब को इस प्रकाश स्नायु यानी ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा हमारे मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, तब वो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब आइए स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो अब जानते हैं कि इन सभी पार्ट का कौन कौन सा वर्क है और ये हमारी आंखों में किस तरह से ये काम करते हैं, ताकि वस्तु को हमको स्पष्ट देखने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि रेटिना का पार्ट क्या हुआ है, सिलियरी मांसपेशिया क्या है, आइरिस क्या है, पुतली क्या है, कोरोइड क्या है, इन सभी बातों को चर्चा करेंगे। और आंख में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उन सभी बातों को चर्चा करेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो समझते हैं हमारे आंख में जितने भी पार्ट्स को मैंने आपको अच्छे से फिगर के माध्यम से बता दिया हूं। जैसा कि आप आंख में देख रहे होंगे कि कुछ आपको जो पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इन पार्ट्स का हमारी आंखों में क्या योगदान है उसको डिटेल से बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्निया हमारे आंखों में किस प्रकार काम करता है, यानी कार्निया का हमारे आंखों में क्या योगदान है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो कार्निया होती है उसी को हम लोग आंख जब दान करते हैं, जब किसी को अपनी आंख हम जब दान करते हैं तो पूरा आंख दान नहीं करते हैं। आंख में जो एक भाग होती है, जो ये व्हाइट वाला परत दिखाई दे रहा है, सफ़ेद परत जो अपारदर्शी है, इसके ठीक नीचे जो भाग होता है उसको कार्निया कहते हैं। और उस कार्निया को ही कोई व्यक्ति अपनी आंखों को जब दान में देता है तो उसके कार्निया को निकाल कर उसकी आंखों में क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। तब उसके आंख जो है वो देखने के लिए सुग्राही हो जाते हैं। इतना बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे आंख के किस भाग को दान में दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि कार्निया हमारा एक ऐसा पार्ट है हमारे आंखों में जो वो नेत्र दान में दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा काम क्या है कि कार्निया क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को मैंने बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है। तो कार्निया का केवल याद रखिएगा, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेत्र, आंख में वो कौन सा भाग है जो हम नेत्र दान के समय उस भाग को दे देते हैं
हैं, तो याद रखिएगा कार्निया। दूसरा काम क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन जो है कार्निया के ही माध्यम से करते हैं। दूसरा आइए पार्ट को समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट, हमारा आइरिस। आइरिस क्या करता है, किसी भी आंख को रंग प्रदान करता है। जैसे कि अपने आसपास में देखे होंगे बहुत सारे लोगों का आंख भूरा रंग का होता है, बहुत सारे लोगों का आंख नीला होता है और बहुत सारे लोगों का काला होता है। जैसे कि हमारा अभी आंख काला है और आपका भी काला होगा, लेकिन और लोगों को देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें जो होती हैं वो नीली कलर की दिखाई देती होंगी। तो आइरिस हमारे आंखों में क्या करता है, आंखों का रंग प्रदान करता है। क्या करता है, आइरिस का काम हमारे आंख में क्या है, आंखों को रंग प्रदान करना। दूसरा बात कि आइरिस किस किस कलर में पाया जाता है, अक्सर आपसे पूछा जाएगा। तो आइरिस जो है 3 कलर का होता है, तीनों रंग का होता है, काला होता है, भूरा होता है और नीला होता है। यही कारण है कि किसी किसी व्यक्ति की आंखें नीली होती हैं और भूरी दिखाई देती हैं। ये बात समझ में आ गई। कार्निया समझ में आ गया कि जब हम नेत्र को दान में देते हैं तो कार्निया को ही हम लोग क्या करते हैं, दान में दे देते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, आइरिस भी समझ गया। अब आइए समझते हैं पुतली, जिसको प्यूपिल के नाम से जानते हैं। पुतली क्या होता है कि हमारे आंख का जो सबसे छोटा बिंदु होता है, जो सबसे बीच वाला भाग होता है, हल्का सा एकदम देखिए एकदम छोटा दिखाई देगा, एकदम छोटा भाग दिखाई देगा, तो उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। और पुतली के ही मदद से प्रकाश जो है नेत्र में पहुंचता है। पुतली के ही माध्यम से प्रकाश क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर पहुंचता है। ये पुतली हो गया। अब आइए समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लेंस। लेंस जो है हमारी आंखों में वो कैसा लेंस है, तो एक प्रकार का, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तल लेंस होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। और लेंस जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो प्रोटीन होती है उस लेंस में। किसकी मात्रा होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी आंखों के लेंस में किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो याद रखिएगा प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह वस्तु को वास्तविक छोटा और उल्टा बनाने में मदद करती है। याद रखिएगा जो ये उत्तल लेंस जो होता है, ये जो उत्तल लेंस होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक छोटा और उल्टा बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा हमारा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है सिलियरी मांसपेशिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा जो हमारी आंख का जो लेंस है वो दोनों तरफ से, ये सिलियरी मांसपेशिया क्या हो, जकड़े हुआ, पकड़ा हुआ है। और यही क्या करता है, हमारी आंखों को जब दूर तक एकदम देखना रहता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर है, तो यही सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है, हमारी आंख के लेंस को क्या करता है, ऐसे फैला देता है। जब फैला देगा तो जो हमारा आंख ऐसे है, जो हमारा आंख ऐसे है और ये सिलियरी मांसपेशिया जब किसी दूर को वस्तु को देखना रहता है तो ये क्या करता है, इन दोनों आंखों को, लेंस को क्या करता है, ऐसे फैला देता है। तो जब फैलाएगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो जब हमारे आंखों में सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन करते हैं, यानी जब फोकस दूरी को एकदम जूम करना हो तो यही सिलियरी मांसपेशिया हमारी आंखों के लेंस को क्या करता है, खींच देता है और चौड़ा कर देता है, तो दूर की वस्तु तो दिखाई देगा। तो समंजन क्षमता मतलब होता है हम अपने आंखों में जब फोकस दूरी में जब परिवर्तन करते हैं तो वही फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। तो वो समंजन क्षमता किसकी मदद से होता है, तो याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशिया। और सिलियरी मांसपेशिया के ही द्वारा हमारे आंखों के जो लेंस है उसको दोनों तरफ से क्या है, पकड़े हुए हैं। इधर से भी देखिए, इस आंख में भी, इस आंख में देखोगे तो दोनों मांसपेशिया क्या हो, दोनों तरफ से इस लेंस को पकड़ा हुआ है। इसी दोनों मांसपेशियों की वजह से हमारा लेंस आंखों में इधर उधर डगमगाता नहीं है। मान लीजिए कि लेंस नहीं होता तो बार बार हमारा आंख का लेंस क्या हो जाता है, गिर जाता, फिर लगा लेते, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है कि वो लेंस का समायोजन करता है, यानी उसको व्यवस्थित किया हुआ है। याद रखिएगा। दूसरा बिंदु हमारा दिखाई दे रहा होगा अंध बिंदु और पीत बिंदु। ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, ये रेटिना पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, ये रेटिना पर पाया जाता है। तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है, जब रेटिना पे जब प्रतिबिंब जाता है तो ये दो तरह के बिंदु जो है वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये अंध बिंदु क्या है सर, तो ये अंध बिंदु को इंग्लिश में हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसका काम कब होगा, तो ये क्या करता है कि जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो जब इस बिंदु पर बनता है तो प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है, प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब पीत बिंदु पर बनता है तो प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। याद रखिएगा कि रेटिना पे दो तरह के बिंदु होंगे, एक होंगे अंध बिंदु, एक होंगे पीत बिंदु। जब ये दोनों प्रतिबिंब बिंदुओं पर जब प्रतिबिंब बनता है तो अंध बिंदु पर हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता
होता है, जबकि पीत बिंदु पर प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसको हम लोग येलो पॉइंट के नाम से जानते हैं, येलो स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। यह बात समझ में आ रही है। अब रेटिना पर जैसे ही प्रतिबिंब हमारा बनता है तो उसमें जो है लाखों करोड़ सेंसिटिव सेल होते हैं। सेंसिटिव सेल का मतलब कि जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बना वो सब सेल एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हो जाता है तो कौन से सेल हैं, तो रेटिना पे दो तरह के सेल होते हैं जो हमारे काफी सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव। जैसे उस पर हल्का सा भी वो प्रतिबिंब पड़ा तुरंत एकदम झक के उठ जाते हैं कि कौन आया कौन आया। क्लियर है। तो ये देखिए रेटिना पर दो तरह के कोशिका सेल यानी सेल होते हैं। एक होता है छड़ कोशिका जिसको हम लोग बोल सकते हैं रॉड सेल, और एक होता है शंकु कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं कोन सेल। याद रखिएगा कि ये जो छड़ सेल है, ये हमें अंधेरा में, जैसे कि लाइट कटा तो लाइट कटता है तो हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो समझ जाइएगा कि कौन सा सेल एक्टिव हो गया है, तो वो छड़ सेल एक्टिव हो गया है। तो छड़ सेल का काम क्या हो गया कि ये मंद प्रकाश में यानी अंधेरे में हमें वस्तुओं को क्या करता है, देखने में मदद करता है। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि छड़ कोशिका जो होती है वो किस टाइम हमारी आंखों में वो वर्क करता है, किस जगह पे काम करता है। तो ये जो छड़ कोशिका है वो मंद प्रकाश में यानी अंधेरे में वो काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में जब हम लुका छिपी खेलते हैं तो कोई हमारे सामने खड़ा रहता है तो उसको लगता है कि इसको नहीं देख पाएगा, लेकिन हमारी आंख की जो छड़ सेल अगर एक्टिव रहेंगी तो आप अंधेरे में भी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। तो छड़ सेल अंधेरे में काम करता है, याद रखिएगा। और दूसरा शंकु कोशिका जो है यानी कौन सेल है, ये तीव्र प्रकाश में यानी बहुत तेजी से जब प्रकाश आएगी तो उसमें ये वर्क करेगा। इसका एक और काम क्या है, ये रंग के लिए प्रदान की जाती है। ये क्या करता है, ये रंग के लिए जाना जाता है, यानी रंगों की पहचान के लिए ये जाना जाता है। यानी शंकु कोशिका से हम क्या करते हैं, रंगों की पहचान करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया हमारी आंख में कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक हमारी आंख के जस्ट पीछे साइड में, जैसा कि आपने फिगर में देखा होगा कि एक दृष्टि सिराएं होती हैं जिसको हम लोग ऑप्टिकल नर्व के नाम से जानते हैं। इस ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से यानी रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, ये ऑप्टिकल नर्व्स उस प्रतिबिंब को क्या करता है, मस्तिष्क के पास भेज देता है, और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को क्या करता है, सीधा और बड़ा कर देता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है तो याद रखिएगा कि छोटा और उल्टा बनता है। क्या बनता है, छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जब रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना क्या करता है, दृष्टि सिराएं की मदद से उसको मस्तिष्क के पास भेज देता है, और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को क्या करता है, सीधा, बड़ा और क्या करता है, सीधा और बड़ा कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये सभी आंख के जितने भी पार्ट्स हैं आपको क्लियर समझ में आया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं कि जो हमारे आंख में रोग उत्पन्न होते हैं, जो बीमारी उत्पन्न होती है, उनको अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं जितनी भी बातें आपको समझा रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारी आंखों के रोगों को समझते हैं कि कैसे वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसके रीजन क्या है, आखिर वो हमारे आंख में वो प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको दूर कैसे करते हैं। इन सभी बातों को मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वीडियो में बने रहिएगा। जो समझते हैं कि हमारे आंखों में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों को बारी बारी से समझते हैं, उनके कारण क्या है। अगर हमारी आंखों में इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पे न बनकर उसके बगल में बन जाता है। जब हमारे आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर जब उसके बगल में बन जाता है तो उस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बारी से बारी समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमारा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हमारा जड़ा दृष्टि दोष। और भी कौन कौन से दोष है मैं इस वीडियो में सारे डिटेल में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं एनसीईआरटी का सारा डिटेल से आपको बताऊंगा, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दोष को मायोपिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम लोग मायोपिया बोलते हैं, उसी तरह दूर दृष्टि के दोष को हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और जड़ा दृष्टि दोष को हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। इस नाम को आप याद रखिएगा। अब समझिए कि निकट दृष्टि दोष, देखिए नाम में बहुत लोचा है,
नाम में बहुत लोचा है। नाम से पता चल रहा है कि आंख में एक ऐसा दोष जिसमें नज़दीक के चीज़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम का जस्ट ये अपोजिट काम करता है। नाम का जस्ट जैसे कोई छोटा आदमी रहता है बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाता है, होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये कम से कम इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तुओं को क्या करता है, वो निकट की वस्तुओं को तो देख लेता है लेकिन वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसीलिए मैंने आपको एक छोटे से वर्ड में बताने का प्रयास किया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है तो याद रखिएगा कि दूर की वस्तु को यह दिखाई नहीं देता है। यानी दूर की जो वस्तुएं होंगी, अगर किसी में मायोपिया हो जाएगा या निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन में क्या होता है कि जो हमारी आंख की जो लेंस होती है वो मोटी हो जाती है। अब ये बताइए, अगर आप कोई चश्मा पहने हैं, ऊपर से फिर दूसरा चश्मा, फिर तीसरा चश्मा लगा देंगे तो क्या आगे वाली वस्तु आपको दिखाई देगी? नहीं ना दिखाई देगी। तो जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है, मतलब अपने अपेक्षा वो क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें निकट दृष्टि दोष का दोष होने लगता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे ही लेंस की मोटाई बढ़ती है फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, तो लेंस का मोटा हो जाना, और जब लेंस मोटी होगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही तो है। लेकिन जब इस तरह की आपके आंखों में दोष आ जाएंगे तो किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं तो आप इसका नाम भी याद रखिएगा, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो ये समझ में आ गया आपका निकट दृष्टि दोष। अब आइए समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि को हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नाम पता चल रहा है ना, जैसे लग रहा है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें उल्टा चलेगा। जो आंखों में जो दोष होते हैं वो उल्टा होंगे, निकट होंगी तो दूर की नहीं दिखाई देंगी, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देंगी। ये बातें समझ में आ गई। अब दूर दृष्टि में जब नजदीक के कारण नहीं दिखाई देगा तो आखिर उसमें क्या होगा, तो जो उसमें लेंस जो हो जा रहा था, मोटा हो जा रहा था, इसमें क्या हो रहा, लेंस पतला हो जाएगा। क्या हो गया, एकदम लेंस पतला हो जाएगा। देखिए नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और दूसरा फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आया कि अगर दूर दृष्टि दोष होंगे तो उनके कारण क्या है, तो जो लेंस होता है वो अपने अपेक्षा काफी पतला हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आके आपके आंखों में होगा तो डॉक्टर आपको सबसे पहले उत्तल लेंस, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, वो आपको एडवाइस करेगा कि आप इस प्रकार के लेंस का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए, ताकि इस तरह के आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये दूर दृष्टि समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। बहुत ही मजेदार से समझेंगे, क्योंकि कई बार तो आपको समझाने के लिए हमें बहुत ही इजी तरीके समझा देते हैं, क्योंकि आप समझने वाले हो ही, आप इतने होनहार हो, बस आपको थोड़ा सा ज़रूरत है आपके मनोबल को बढ़ाना, आपके हौसलों को बढ़ाना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। अब आइए समझते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए जरा दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, तो इसमें ना तो नज़दीक की दिखाई देती है और ना ही दूर की दिखाई देती है। इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है कि जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होगा यानी प्रेस बायोपिया होगा तो उसे ना तो नज़दीक की दिखाई देगी और ना ही दूर की दिखाई देगी। क्लियर है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह के दोष में क्या होता है हमारे आंखों में, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, इस तरह से जो आंख की जो सिलेरी मांसपेशियां है उसको काम करने की क्षमता वो धीरे धीरे क्या करती है, कम हो जाती है। इसीलिए जरा दृष्टि दोष में जो है न तो नजदीक की दिखाई देती है न ही दूर की दिखाई देती है। तो इस प्रकार के लेंस का हम लोग कैसा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग इस प्रकार के लेंस में हम लोग बाइफोकल लेंस यानी इसमें उत्तल का भी प्रयोग करेंगे और अवतल का भी प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब भी हमारे दादा उदा जब इस तरह के लेंस का प्रयोग करते हैं तो दो लेंस लगा होता है। नीचे जो लगा रहता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं और ऊपर जो लगा रहता है उसको अवतल लेंस बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये तीनों दोष आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए और सारी दोषें कौन कौन हमारे आंखों में होती उन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा ही है, लेकिन इस वीडियो में आपके मानव नेत्र का टॉपिक जो है मैं क्लियर करने का पूरा विश्वास दिया हूं और वादा किया हूं, तो मैं पूरा करूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा।
दोषों को समझ जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं और हम रोगों को जानते हैं। जो हमारे आंखों में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो कौन कौन से और रोग बचे हुए हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा अगला जो दोष है हमारे आंखों में वो दोष है मोतियाबिंद। अक्सर आप अपने घर में सुने होंगे या अगल बगल सुने होंगे, जो लोग उम्रदराज लोग होते हैं उनके आंखों में अक्सर इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ये मोतियाबिंद क्या होता है, तो नेत्र लेंस के ऊपर जो होता है एक पतली पतली अपारदर्शी झिल्ली बैठने लगती है। धीरे 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 जैसे जैसे उम्रदराज लोग होते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा आँख का जो लेंस है उसके ऊपर एकदम पतली झिल्ली आकर धीरे धीरे क्या होती है, बैठने लगती है। और जब वही झिल्ली बैठने लगती है तो हमें वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार केवल जो है वो है ऑपरेशन, और कोई दूसरा उपाय नहीं है बच्चों। अगर आपके अगल बगल किसी दादा या मम्मी पापा को इस तरह के मोतियाबिंद आंखों में हो जाते हैं तो आप सीधा सीधे यही समझिएगा कि उनका जो लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उस लेंस के ऊपर पतली पतली झिल्ली जो है धीरे धीरे बैठ गई है, जिसकी वजह से उनको प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मोतियाबिंद क्या होता है, तो नेत्र लेंस के ऊपर अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे उम्र दराज लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसका केवल एक ही इलाज है, वो इलाज है केवल ऑपरेशन के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। क्लियर है। दूसरा समझिए, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांधता कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। अब ये आनुवंशिक रोग क्या होता है, आनुवंशिक रोग एक प्रकार का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मेरे अंदर इस तरह की बीमारी है यानी कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे बच्चा में भी होगा, और जो मेरा बच्चा होगा फिर उसका जो बच्चा होगा उसके में भी होगा। तो यह एक प्रकार की आनुवंशिक रोग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। इसमें क्या होता है, तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमारे रेटिना पर जो है, रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनती हैं तो उस पर कई लाखों करोड़ों सेंसिटिव सेल होते हैं। उन सेंसिटिव सेल में दो तरह के सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शंकु सेल होता है और एक छड़ सेल होता है। तो मैंने बताया था छड़ सेल जो है वो अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए मदद करता है, और जो शंकु सेल होता है वो क्या करता है, रंग प्रदान करता है। तो उस टाइम जब आपको कलर ब्लाइंडनेस कहीं दिखेगा किसी व्यक्ति में, तो जो शंकु सेल है उसका निर्माण, यानी देखिए उसका निर्माण होना बंद हो जाता है, यानी उसकी कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो रेटिना पे जो सेल होते हैं उस सेल का नाम है शंकु सेल। उसके देखिए उसकी सेल में जो है कमी आने लगती है, जिसके वजह से उस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस का रोग हो जाता है। बात समझ में आ रही है। कलर ब्लाइंडनेस होगा तो कौन सा सेल में कमी आएगी, शंकु सेल। शंकु सेल क्या कर रहा है, रंग प्रदान कर रहा है, जिसके वजह से कुछ खास रंग उसे दिखाई नहीं देगा। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में चाहे किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वस्थ मनुष्य के लिए नेत्र का न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी हम कितनी दूरी तक मिनिमम देखिए, मिनिमम दूरी को अगर हम देख लेते हैं, यानी वो मिनिमम दूरी कितना है, अगर वो 25 सेंटीमीटर तक आपके आँख जो है 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को देख ले रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका आँख जो एकदम स्वस्थ है। लेकिन दूर बिंदु कितनी होगी, तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, जिसको हम लोग सिंबल इससे प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर आपके आँख स्वस्थ हो तो आप दूर से दूर चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है मिनिमम कितने सेंटीमीटर की वस्तुओं को अगर देख लेगा तो आपका आँख स्वस्थ होगा, तब 25 सेंटीमीटर तक। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का मस्तिष्क पर, जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के पास भेज देता है। और जब वह वस्तु हमारे सामने से हट जाती है फिर भी उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क पर 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारे आंखों के सामने से किसी वस्तु को हटा लिया जाता है तो कितने सेकेंड तक वो वस्तु हमें दिखाई देता है, तो याद रखिएगा 1/16 सेकेंड तक वस्तु हमें दिखाई देंगी। कई तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो है इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूं। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार और प्यारे बच्चों, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप जो है डेली टू डेली रिवाइज
करते रहिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैं आपको बताया हूँ कोशिश तो यही रहती है मेरी कि मैं एक वीडियो में आपको समझा दूँ। लेकिन क्या एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद होती है? नहीं ना। तो कम से कम आपको 3 बार जो है मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट को जो है मैंने बेहतरीन तरीके से क्लियर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और भी बच्चों को जोड़ेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।